आदाब नमस्कार, मैं रिदा खानम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर हिंदी समाचार। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राज्यसभा में नोटों की गड्डी मिलने पर अभिषेक मनु सिंघवी की सफाई, बोले मैं सिर्फ 500 रुपए लेकर जाता हूं। राहुल को गद्दार कहने पर प्रियंका गांधी ने संबित पात्रा को दिया मुंहतोड़ जवाब, बोली अपने भाई पर गर्व है। पहले फटकार फिर दुलार, उपराष्ट्रपति धनखड़ ने की शिवराज सिंह की तारीफ, बोले देश के लाडले हैं। अरविंद केजरीवाल का बड़ा आरोप, कहा भाजपा हर विधानसभा क्षेत्र में कटवा रही है वोट। 11 महीनों से शंभू बॉर्डर पर डटे किसान, दिल्ली में दाखिल होने के लिए अड़े, बढ़ाई गई सुरक्षा। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस 150 सीटों पर करेगी प्रभारियों का ऐलान। पटना में बीपीएससी कार्यालय के बाहर लाठीचार्ज, नॉर्मलाइजेशन का विरोध करने पहुंचे थे अभ्यर्थी। इजरायल ने गाजा के सेफ जोन में बरसाए बम, हमास की सीनियर लीडर के मारे जाने का दावा। अब समाचार विस्तार से। राज्यसभा में कांग्रेस सांसद सदस्य अभिषेक मनु सिंघवी की सीट के 500 रुपए की गड्डी मिलने के बाद हंगामा मच गया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसे गंभीर मुद्दा बताते हुए जांच की मांग की है। उधर अभिषेक मनु सिंघवी ने इस मामले पर सफाई दी। उन्होंने कहा कि नोटों की गड्डी मेरी नहीं है, मैं संसद में सिर्फ 500 रुपए लेकर पहुंचता हूँ। दोस्तों, मुझे करीब 5-7 मिनट पहले किसी ने ये बताया, मैं तो अचंभित हूँ। मैंने कभी न सुना, इसके बारे में मुझे कोई ज्ञान नहीं। रोचक बात यह है कि कल 12:47 पे 12:57 दोपहर में मैं हाउस के अंदर आया और 1 बजे हाउस राइज कर गया। अपना अटेंडेंस मार्क करके मैं अंदर घुसा, उसके 3 मिनट बाद हाउस राइज कर गया। 1 से 1:30 तक मैंने मिस्टर अयोध्या प्रसाद के साथ लंच लिया संगम कैंटीन में और 1:30 बजे मैं वापस सुप्रीम कोर्ट आ गया, क्योंकि कोई महत्वपूर्ण मामला था। 2 बजे मेरा पूरा कल का हाउस के अंदर बैठक 3 मिनट की थी। मुझे तो ये इतना हास्यास्पद लगता है, अगर ये गंभीर नहीं होता तो हास्यास्पद होता कि शायद हर मेंबरान की हर सीट पे एक एनक्लोजर बनना चाहिए कांच का, जिसके अंदर लॉक एंट्री हो। तो जो मेंबर अंदर बैठे तो उसको खोल के बैठे, नहीं तो आजकल तो सीट भी खतरनाक हो गई है बैठने की। हाँ, निश्चित रूप से इसकी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कोई सुरक्षा की गफलत है तो उसको देखना चाहिए, लेकिन ये गंभीर भी है, हास्यास्पद भी है कि इसमें राजनीति खेली जाए किसी रूप में। संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत से ही उद्योगपति गौतम अडानी का मुद्दा छाया हुआ है। विपक्ष इस मुद्दे को लेकर मोदी सरकार पर हमलावर है। इस बीच भाजपा सांसद संबित पात्रा ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लोकसभा में विपक्ष नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोला था। इस दौरान पात्रा ने राहुल गांधी को उच्च दर्जे का गद्दार तक कह दिया। वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस विवादित टिप्पणी पर प्रतिक्रिया दी है। जो लोग जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने 13 साल आजादी की लड़ाई में जेल में काटे, उनको देशद्रोही कह सकते हैं। जो इंदिरा जी को देशद्रोही कह सकते हैं, जिन्होंने पाकिस्तान को के 2 टुकड़े किए, जो शहीद हुए इस देश के लिए, जो राजीव जी को देशद्रोही कह सकते हैं। तो अगर वो राहुल जी को ऐसा करें तो इसमें कोई नई बात तो है नहीं। लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है प्रियंका जी, और मुझे बहुत गर्व है अपने भाई पे। मैम एक बार रिपीट कर दीजिए, क्या कह रही हैं? मेरे भाई के लिए इस देश से ऊपर कुछ नहीं है। वो 8000 किलोमीटर की यात्रा उन्होंने की है, 4000 किलोमीटर पैदल चले कन्याकुमारी से कश्मीर तक इस देश की एकता के लिए। मैम क्या तो ये लोग कुछ भी कहें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अडानी के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए इस तरीके के आरोप लग रहे हैं क्या? इनकी हिम्मत नहीं है कि अडानी पे चर्चा करें। करिए चर्चा करने में क्या एतराज है? मैम आप लोगों की मांग बात क्या ही है? तो है, लोकतंत्र में चर्चा ही तो होती है। ओके मैम, ठीक है। इससे भी डर रहे हैं। अडानी मुद्दे पर आज एक बार फिर से संसद में जोरदार हंगामा देखने को मिला है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत विपक्षी दलों के नेता संसद परिसर में संविधान की प्रतियां लेकर आए और विरोध प्रदर्शन किया। मुंह पर काली पट्टी लगाकर विपक्षी नेताओं के इस प्रदर्शन पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने पलटवार किया है। जनता ने उनका मुंह बंद कर दिया है, फिर भी समझ नहीं रहे हैं।
मैं इनको ये कहना चाहता हूं, जिन लोगों ने संविधान के अपमान बार बार किया है कांग्रेस पार्टी, वो लोग अभी क्या बात कर रहे हैं। और मैं ये भी कहता हूं, इन लोगों ने इमरजेंसी में क्या किया था, बाबा साहेब अम्बेडकर को कितना अपमानित किया था। आज ये भूत के मुंह में भगवत गीता, ऐसे इनका व्यवहार है। और मैं इनको यही कहना चाहता हूं, 3 बार हो गए आपका देश के अनेकों राज्यों में आपको जनता ने जो सबक सिखाना है सिखा दिया है। कृपया जनता के मैंडेट मानिए और पार्लियामेंट चलाने के लिए आप कृपया सहयोग दीजिए, सहकार दीजिए। सर, किसान जो है सो दिल्ली कूच करने के लिए तैयार हैं, वो एमएसपी की जो कानूनी गारंटी की मांग कर रहे हैं। नहीं, ये तो बाकी लोग संबंधित मंत्रालय देख रहे हैं, तो इसके लिए जो भी अभी तक बातचीत हुआ है मुझे जानकारी नहीं है। संबंधित मंत्रालय उसके जो कुछ भी विषय है वो देख। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की तारीफ की। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने हाल ही में किसानों के मुद्दे पर शिवराज सिंह चौहान से एक कार्यक्रम में सवाल पूछा था कि किसानों से वार्ता क्यों नहीं हो रही है। धनखड़ ने गुरुवार को राज्यसभा में उस कार्यक्रम का जिक्र करते हुए कहा कि शिवराज सिंह चौहान अपने नाम की तरह ऊर्जावान है। मुझे उम्मीद है कि वे किसानों के लिए काम करेंगे। एमएसपी को लेकर उसके पहले मैं बता दूं, माननीय मंत्री जी मेरे साथ थे, जाते समय भी थे, आते समय भी थे, और मैंने माननीय मंत्री जी के कहा और मैं आश्वस्त हुआ कि जिस आदमी की पहचान देश में लाडले के नाम से थी, वो किसान का लाडला होगा। और मैं पूरी तरह आशावान हूं और ऊर्जावान मंत्री अपने नाम के अनुरूप शिवराज ये कर दिखाएंगे। जयराम रमेश जी से मुझे उम्मीद थी कि वो कोई प्रश्न पूछेंगे, किसान को बड़ा अच्छा लगता यदि अगर एक बार भी अर्जेंटमेंट मोशन आता, आया नहीं। शिवराज जी बोलिए। और आज मैंने आपका नामांकन कर दिया किसान के लाडले। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आज भाजपा पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि दिल्ली में लोगों से वोट डालने का अधिकार छीना जा रहा है। भाजपा एक विधानसभा से 6% वोट कटवाना चाहती है। केजरीवाल ने कहा कि आज जो हम दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। भाजपा दिल्ली में बड़े पैमाने पर वोट कटवाने के लिए चुनाव आयोग में आवेदन दे रही है। अपने लेटर हेड के ऊपर वोट कटवाने के लिए एप्लीकेशन दी है। ये बीजेपी ने अपने लेटर हेड के ऊपर वोट कटवाने के लिए एप्लीकेशन दी है। ये 11,000 लोगों के वोट कटवाने की एप्लीकेशंस पिछले 1-1.5 महीने में ऑलरेडी दे चुके हैं और वो सिलसिला जारी है। हर दूसरे-तीसरे दिन आते हैं 1,500 लोगों के वोट कटवाने की एप्लीकेशन दे जाते हैं। अभी चुनाव तक पता नहीं शादरा में कितनी और वोट कटवाएंगे। इनमें एप्लीकेशंस में ये कहा गया है कि ये 11,018 लोग या तो शिफ्ट हो गए हैं या मर गए हैं। हमारे लिए इतने कम समय में सारी जितने 11,000 एप्लीकेशंस हैं उनकी तहकीकात करना संभव नहीं था, तो हमने इसमें से रैंडमली 500 लोग छांटे और 500 लोगों की जब हमने जांच की, इसमें से एक्चुअली इनमें कई झुग्गी बस्तियों के हैं, कच्ची कॉलोनियों के रहते हैं, उन एड्रेसेस मिलने बड़े मुश्किल हो जाते हैं। तो कई एड्रेसेस नहीं मिले, लेकिन जो एड्रेसेस मिले उनमें 500 में से 372 लोग ऐसे मिले जो कि वहीं रह रहे हैं। 372 लोग ऐसे मिले। ये उन 372 लोगों की लिस्ट है जिनको हमने लोकेट किया, जिनके नाम बीजेपी की लिस्ट में है कि इनके नाम काट दिए जाएं, क्योंकि ये उनका कहना है वो शिफ्ट कर गए हैं। वो शिफ्ट नहीं किए हैं, वो वहीं रह रहे हैं। ये 372 लोगों की लिस्ट है। दरअसल ये शिफ्ट नहीं किए हैं। ये लिस्ट हम अभी आपको दे देंगे, ये 372 लोगों की लिस्ट। इसका मतलब 500 में से 372। उसके अलावा कई ऐसे भी थे जिनके एड्रेस नहीं मिले। 75% लिस्ट जो है, इसका मतलब इनकी गड़बड़ है।
किसान अपनी मांगों को लेकर पिछले 11 महीनों से शंभू बॉर्डर पर डटे हुए थे, लेकिन अब किसान दिल्ली की तरफ कूच करने लगे हैं। हालांकि किसानों के पास इसकी परमिशन नहीं है। इसको देखते हुए पुलिस ने भी पुख्ता इंतजाम किया हुआ है। पुलिस ने सुरक्षा को देखते हुए बॉर्डर के आसपास बैरिकेडिंग कर दी है। किसान लंबे समय से एमएसपी की कानूनी गारंटी की मांग कर रहे हैं। बॉर्डर का रास्ता बंद कीजिए, देश की राजधानी या तो हमें पीसफुली जाने दीजिए या बातचीत का रास्ता अपनाकर हम मांगों के ऊपर कोई सहमति बनाने से आगे बढ़े, ऐसा हमारा मानना है। नहीं, देखिए, ऐसा लगता है भी जो विश्व व्यापार संस्था है, वर्ल्ड बैंक है, जो कारपोरेट की पॉलिसी है, जो इकोनॉमिक्स मॉडल पूरे दुनिया में ये लागू कर रहे हैं, भी छोटे किसान को, मझोले किसान को खेती से बाहर करना है, खेती मंडी जो बड़े व्यापारी हैं, पूंजीपति हैं, उनको देनी है। इसी फैसले को वो लागू भारत में भी कर रहे हैं। तो किसान पहले मंडी छीनने से पहले, जमीनें से बाहर निकलने से पहले एक बार पूरा तन मन धन से अपना आंदोलन करके प्रयास करना चाहता भी हम अपने आप को बचा लें, सेव कर लें। इस देश में मुलाजमों को जो सरकारी जनतक अदारे तो वो तो छीन लिए गए, बेरोजगारी अंत की है। यहाँ हमारी रेल जाती रही, दूरसंचार के क्षेत्र जाते रहे, कोयला खनन क्षेत्र हमसे छीन लिया। हमारा अन्य जो क्षेत्र है उसके ऊपर अदानी अंबानी जी का कब्जा हो गया। खेती सेक्टर बचा है जिसके लिए हम लोग लड़ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है, ये छोटा नहीं है। हमें लगता है अभी हम इसलिए हम पीसफुली और लोगों को, एक देश के किसान मजदूर को आह्वान करेंगे, जहां जहां भी हमने पंजाब भाजपा का, जहां भी भाजपा जाती उनका विरोध करने का भी निर्णय लिया है। लोग विरोध करें, प्रेशर बनाएं, मोर्चों में आएं और हमारा प्रेशर बढ़ेगा और हम आशा रखते हैं कि सरकार बातचीत का रास्ता खोले। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा को बड़ा झटका लगा है। भाजपा नेता सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। मनीष सिसोदिया ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। सुरेंद्र पाल सिंह 2 बार के विधायक रह चुके हैं। जानकारी के मुताबिक सुरेंद्र पाल बिट्टू तीमारपुर से चुनाव लड़ सकते हैं। कल यानी गुरुवार को पद्मश्री जितेंद्र सिंह शंटी ने आम आदमी पार्टी का दामन थामा था। वहीं आज सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू आप में शामिल हो गए। इससे पहले यूपीएससी टीचर और मोटिवेशनल स्पीकर अवध ओझा आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे। सिसोदिया ने कहा है कि मैं सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू जी का आम आदमी पार्टी में स्वागत करता हूं। मुझे खुशी है कि इन्होंने अरविंद केजरीवाल की सरकार से प्रभावित होकर आम आदमी पार्टी में शामिल होने का फैसला किया है, क्योंकि आम आदमी पार्टी एकमात्र पार्टी है जो सिर्फ आम आदमी के लिए काम करती है। इससे पहले बिट्टू 2 बार के विधायक रह चुके हैं और निगम पार्षद रह चुके हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि उनके इतने दिनों के राजनीतिक अनुभव का फायदा पार्टी को होगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पत्र जारी करते हुए यूपी में कांग्रेस की सभी कमेटियों को भंग कर दिया है और अब नए सिरे से गठन किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक कल दिल्ली में कांग्रेस की बैठक हुई, जिसमें ये फैसला लिया गया कि यूपी में कांग्रेस के कई जिला अध्यक्ष और नेता कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के संबल दौरे में भाग लेने दिल्ली नहीं पहुंचे और अपने घरों पर ही पुलिस बुलाकर फोटो खिंचवा ली, जो कि अनुशासनहीनता है। अब कांग्रेस को यूपी में नए सिरे से खड़ा करने के लिए और जवान युवा चेहरों को आगे लाया जाए, इसलिए संगठन को भंग कर दोबारा कमेटियों का गठन किया जाए। इस मीटिंग में यह भी चर्चा हुई कि 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव के लिए कम से कम 150 सीटों पर अभी से प्रत्याशी घोषित कर दिए जाएं, उन्हें विधानसभा प्रभारी का नाम दिया जाए और चुनावी तैयारियां करने के लिए कहा जाए। इस दौरान बीच बीच में उनके कार्य की समीक्षा भी हो। अगर कोई विधानसभा प्रभारी काम में लापरवाही करेगा तो समय रहते उसका टिकट बदल दिया जाए। सूत्रों का यह भी कहना है कि हो सकता है कांग्रेस आने वाले दिनों में अपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी को भंग कर नए सिरे से उसका भी गठन करे। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन बना रहेगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी में तैयारी अभी से लेकर चलने वाली है। यूपी कुछ खास सीटों के बारे में प्रियंका गांधी ने यूपी के नेताओं से भी चर्चा की है। यूपी के चित्रकूट में आज सुबह बोलेरो और ट्रक की टक्कर हो गई। हादसे में कार सवार एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई, 5 लोग घायल हैं। हादसा रायपुरा थाना क्षेत्र से कुछ दूर झांसी मिर्जापुर हाईवे पर हुआ। ये आज प्रातः 5 बजे यहाँ पे रायपुरा के पास एक्सीडेंट हुआ, जिसमें प्रयागराज से आ रहे थे, छतरपुर का परिवार है गोलगंज थाने का, और उसमें 11 लोग सवार थे बोलेरो में, और सामने सामने टक्कर हुई, जिसमें जो है दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी हो गई और मौके पे 5 लोग मृत्यु हो गए थे, और उसके बाद इलाज करते समय एक आदमी का भी और डेथ हो गई है। कुल 6 लोग मृतक हो गए हैं और बाकी का इलाज चल रहा है। 2 लोग यहाँ से रेफर कर दिए गए हैं
और हम लोगों का प्रयास है कि जो बच गए हैं उनका जल्दी से स्वास्थ्य शीघ्र लाभ हो और बाकी चीज़ों को देखा जा रहा है। डॉक्टर समय लगे हुए हैं, सभी अधिकारी लगे हुए हैं और प्रातः से ही हमारे जनपद स्तरीय SP साहब, जिलाधिकारी सब लोग इसको वॉच कर रहे हैं। भविष्य में ऐसी घटनाएं न, इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कैसे रोका। सुप्रीम कोर्ट ने आज 1987 के कुख्यात हाशिमपुरा मामले में एक अहम फैसला दिया है। अदालत ने इस नरसंहार मामले में 8 दोषियों को जमानत दे दी है। 1987 के इस नरसंहार में प्रांतीय सशस्त्र पुलिस बल के कर्मचारियों ने 38 लोगों की हत्या कर दी थी। कोर्ट ने आज जमानत देने वाले जज S. अभय ओका और जस्टिस अगस्टीन जॉर्ज मसीह थे। वकील की दलील थी कि उनके मुवक्किल बरी किए जाने के फैसले को पलटने के बाद से लंबे अरसे से कारावास में रह रहे हैं। हाशिमपुरा नरसंहार 22 मई 1987 को हुआ था। तब प्रांतीय सशस्त्र बल यानी PSC के 41वीं बटालियन के कर्मचारियों ने सांप्रदायिक तनाव के दौरान उत्तर प्रदेश के मेरठ के एक इलाके हाशिमपुरा में लगभग 50 मुस्लिम लोगों को कथित तौर पर घेर लिया था। इसके बाद पीड़ितों को शहर के बाहरी इलाके में ले जाया गया और उन्हें गोली मार दी गई। यहाँ तक कि उनके शवों को नहर में फेंक दिया गया था। ये घटना में कम से कम 38 लोगों की मौत हुई थी और केवल 5 लोग इस घटना की त्रासदी बयान कर पाए। आज वरिष्ठ वकील ने जमानत की अपील करने वाले 4 लोगों की तरफ से कहा है कि ये 4 लोग हैं समीउल्लाह, निरंजन लाल, महेश प्रसाद और जयपाल सिंह। इन चारों की ओर से पेश होते हुए वकील ने कहा है कि उनके मुवक्किल उच्च न्यायालय के फैसले के बाद से 6 साल से अधिक समय से जेल में है। वकील तिवारी ने इस पर भी जोर दिया है कि उनके मुवक्किल को पहले ट्रायल कोर्ट ने बरी कर दिया था। साथ ही ट्रायल और अपील के दौरान उनका आचरण भी अच्छा रहा। साथ ही उच्च न्यायालय का ट्रायल कोर्ट के बरी होने के फैसले को पलटना गलत आधार पर आधारित था। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी दलीलों में वजन पाया और 8 को बरी कर दिया। BPSC 70वीं प्रीलिम्स परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन लागू करने के विरोध में आज अभ्यर्थियों ने पटना में प्रदर्शन किया। अभ्यर्थी BPSC कार्यालय के बाहर पहुंचे थे। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे अभ्यर्थी को देख पुलिस बल को मौके पर बुलाया गया। इस दौरान भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। पीछे हो। अरे पीछे हो ना भाई, लग जाएगा डंडा तो। ऑर्डर को डिस्टर्ब करने का प्रयास करते हैं तो उसको नहीं अलाउ किया जाएगा। BPSC कार्यालय घुसने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं, कार्यालय तक तो नहीं, लेकिन सामने जो है ये कहीं न कहीं जो है वो उन्होंने प्रयास हल्का सा किया कि रोड वोड जो है जाम करें, लेकिन वो जो है वो सक्सेसफुल नहीं रहा। हम लोगों ने इस चीज को किया है और वो नहीं होने देंगे। लाठीचार्ज भी हुआ कुछ छात्रों को? नहीं, लाठीचार्ज पर से नहीं है, वही है चूंकि इन लोगों का प्रयास था कि रोड वोड जाम करें तो हल्का जो है वो बल का प्रयोग किया गया। तो इन लोग जो भागे तो हो सकता है उसमें किसी को चोटें आई होगी, अदरवाइज कोई इश्यू नहीं है। FIR भी किए जाएंगे? नहीं, अगर वो नहीं मानेंगे तो वो FIR बिल्कुल वो भी किया जा सकता है। ठीक है, नहीं, हिरासत में लेने की बात नहीं है। स्टूडेंट एलिज कर रहे हैं कि ब्रूटल लाठीचार्ज उनसे हुआ है। देखिए, एलिगेशन का जहां तक बात है, एलिगेशन तो कुछ भी लगाया जा सकता है। अभी ये लोग बोल रहे थे पैर टूट गया, लेकिन फिर जब उनको हॉस्पिटल ले जाने लगे तो फिर उनका पैर ठीक हो गया। तो ये सब जो है कॉन्स्पिरेसी कहीं न कहीं रहती है, तो ऐसा कुछ नहीं है, स्थिति सामान्य है बिल्कुल। मध्य प्रदेश के रतलाम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक युवक विशेष समुदाय के 3 बच्चों को थप्पड़ और चप्पल से पीटते हुए उनसे JSR बुलवा रहा है। वीडियो में तीनों बच्चे रोते चिल्लाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वायरल वीडियो कुछ दिन पहले का बताया जा रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद बड़ी संख्या में विशेष समुदाय के लोगों ने मानक चौक पहुंचकर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। देखिए, मामला ये है कि एक वीडियो वायरल हो रहा था अमृत सागर गार्डन रतलाम के अंदर, जो अमृत सागर तालाब के पास बना हुआ है। उस गार्डन के ऊपर कुछ समय पहले कुछ 3 बच्चे वहां पर, अम्यूजमेंट पार्क बन रहा है, निर्माणाधीन है, तो वहां पर बच्चे देखने के हिसाब से गए थे। एक व्यक्ति द्वारा उन बच्चों को वहां पर रोका गया। उस व्यक्ति द्वारा उस बच्चों के साथ मारपीट की गई। मारपीट करते करते उसने, जब उसको उस बच्चे ने कुछ ऐसा कहा, धार्मिक शब्द कहे, उसको मारपीट पे जब लगा तो उसने ये अल्लाह कहा।
तो उस सामने वाले व्यक्ति को ये लगा कि ये मुस्लिम है। अब मुस्लिम है तो उस बच्चे को उसने दोगुनी ताकत से मारा, चप्पल से मारा और ये कहा कि मैं तुझे तालाब में फेंक दूं। और कई सारे वीडियोस के अंदर आप देखेंगे तो पता चलेगा। कुल मिला के ये अमानवीय कृत्य है। और आजकल के जो नौजवान पीढ़ी जो नशे में लगी हुई है या जिनकी धार्मिक रूप से जो बिल्कुल दिग्भ्रमित हो चुकी है अपने पथ से, उस तरह के लोगों की जो मेंटेलिटी है, उन लोगों के द्वारा उनको मारा गया, पीटा गया और बहुत ही अमानवीय तरीके से मारा पीटा गया। उसमें से एक बच्चा जो है वो उसके माँ बाप की दोनों की 8 महीने पहले एक रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई, बच्चा यतीम है। दूसरे 2 बच्चे वो भी नाबालिग है, उनके साथ धर्म के आधार पर मारपीट की गई और इतनी बुरी तरीके से मारपीट की गई कि आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो हम लोग यहाँ पर आए थे, प्रशासन ने उस मामले को लेकर एक एफआईआर दर्ज की है और हमारे वरिष्ठ अधिकारियों ने हमें ये अश्योर किया है कि दे विल टेक सम लीगल एक्शन एंड स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट दैट पर्सन हु कमिटेड दिस क्राइम। और ये कहा गया है कि आज ही सारी चीजें, चाहे वो राउंड अप करने से लेकर या जो लीगल तौर पर उसके अंदर विवेचना के अंदर सारी चीजों को समझने से लेकर, और ये चीजें हो जाएंगी। और हम लोग यहाँ पर हमारी लीगल सेल है, हमारे साथ में जो साथी थे, इन लोगों ने अपनी बात प्रशासन के सामने शांतिपूर्वक तरीके से रखी है और ये मामला सॉर्ट आउट हो चुका है, एफआईआर हो चुकी है, बच्चे घर जा चुके हैं। बच्चे ट्रॉमा में थे, वो एक डरे हुए इसलिए थे कि इतने लंबे प्रकरण के बाद जब उनको मारा पीटा गया तो वो डरे हुए थे, उनको समझाया, उनकी काउंसलिंग की। ब्रिटेन में बच्चों के रजिस्टर्ड नामों को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। साल 2023 के लिए ऑफिस फॉर नेशनल स्टैटिस्टिक्स की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक शाही नाम जैसे एलिजाबेथ और चार्ल्स कम लोकप्रिय हो गए हैं। वहीं इस्लाम धर्म के पैगंबर मोहम्मद साहब का नाम सबसे लोकप्रिय नामों की लिस्ट में टॉप पर है। इसके अलावा मोहम्मद और मोहम्मद नाम की अलग अलग स्पेलिंग भी इंग्लैंड और वेल्स की टॉप 100 की लिस्ट में शामिल है। दरअसल ONS पर स्पेलिंग को एक अलग नाम मानते हैं और यही वजह है कि पिछले कई सालों में मोहम्मद नाम की कई अलग अलग स्पेलिंग लोकप्रिय हुई हैं। ONS के मुताबिक साल 2023 में इंग्लैंड और वेल्स में ज्यादातर पेरेंट्स ने अपने बच्चों का नाम मोहम्मद रखा। आंकड़ों पर नजर डालें तो इस नाम के साथ 40,000 से ज्यादा बच्चे रजिस्टर्ड किए गए हैं। हालांकि ये नाम 2016 से ही बच्चों के लिए पसंदीदा टॉप 10 नामों में से एक रहा है, लेकिन अब ONS के मुताबिक ये साल 2022 के पसंदीदा नाम नूह से आगे निकल गया है। अगर बेबी गर्ल्स के नाम की बात की जाए तो ओलिविया अब भी बच्चियों के लिए सबसे लोकप्रिय नाम है। इसके बाद अमेलिया और इसला है। ये तीनों ही नाम 2022 में भी टॉप 3 पर काबिज थे। पिछले साल लड़कियों के नाम के लिए हाइफेनेटेड नामों की लोकप्रियता में भी उछाल आया है, जो 2022 की तुलना में करीब 12,330 से बढ़कर 19,140 से ज्यादा हो गए हैं। लड़कियों के नाम के लिए टॉप 100 की लिस्ट में कुछ नए नाम भी शामिल हुए, जैसे लीला, राया और हेजल, जबकि जैक्स, एंजेलो और बोदी जैसे नए नामों ने लड़कियों की टॉप 100 की लिस्ट में जगह बनाई है। एक साल से जारी युद्ध में इजराइल लगातार गाजा पट्टी पर बमबारी कर रहा है। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि पिछले 24 घंटे में गाजा पर हुए इजरायली हमलों में 48 फिलिस्तीनी मारे गए और 201 घायल हुए हैं। खान यूनिस के पास नासिर अस्पताल के निदेशक आतिफ अल हौद के मुताबिक इजरायली सुरक्षा बलों ने गाजा के अल मवासी में सेफ जोन पर फिर से बमबारी की है, जिसमें कम से कम 21 लोग मारे गए और दर्जनों लोग घायल हुए हैं। वहीं इजरायली सेना का दावा है कि अल मवासी इलाके में उसके हमले में कई फिलिस्तीनी लड़ाके मारे गए हैं, जिसमें हमास के सीनियर लीडर भी शामिल हैं। IDF के मुताबिक ओसामा गनीम पर गाजा के लोगों पर दबाव बनाने और हमास के खिलाफ खतरों का पता लगाने का जिम्मा था। इजरायली सेना का कहना है कि उन्होंने हमास के क्रूर तरीकों को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसमें मानवाधिकारों का उल्लंघन करते हुए कठोर नागरिक पूछताछ करना, हमास का विरोध करने वाले संदिग्ध निवासियों को दबाना और LGBTQ समुदाय के नागरिकों को सताना शामिल है। IDF का कहना है कि उसने हमले में नागरिकों को होने वाले नुकसान को कम करने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिसमें सटीक गोला बारूद, हवाई निगरानी और अन्य खुफिया जानकारी का उपयोग करना शामिल है। दरअसल हिजबुल्ला के साथ सीजफायर के ऐलान के बाद गाजा पट्टी के कई क्षेत्रों में इजरायली हमले तेज हो गए हैं। नॉर्थ गाजा में स्थिति काफी लंबे समय से भयावह बनी हुई है। आरोप है कि इजरायली सेना गाजा पट्टी के उत्तर में जमीन पर हर किसी और हर चीज को निशाना बना रही है। हिंदी समाचार बस यहीं समाप्त होता है। मुझे दे इजाजत। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।